जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यहाँ पे व्यंजन संधि के बारे में समझाने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है? सबसे पहले हम व्यंजन संधि के बारे में अगर जान रहे हैं, व्यंजन संधि क्या होती है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं। जब हमें व्यंजन का पता होगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि संधि का तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमने संधियाँ पढ़ी थी, जिसमें स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि के भेद पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने संधि का पढ़ा था। पर अब हमें यहाँ पे व्यंजन का पता होना चाहिए। तो व्यंजन क्या होते हैं, तो अब व्यंजन क्या होते हैं वो हम पता करते हैं। देखो, आ ई उ ए ओ री वर्ण को छोड़ के, यानी कि ये स्वर वर्ण हैं। ये कौन से हैं? ये स्वर शब्द हैं, स्वर वर्ण हैं। इन वर्णों को छोड़कर हिंदी वर्णमाला के अन्य सभी वर्णों को व्यंजन कहते हैं। यानी कि इन शब्दों को हटाकर का से लेकर ज्ञा तक के जितने भी वर्ड हैं वो हमारे व्यंजन वर्ड कहलाएंगे। जैसे का से लेकर णा तक, चा से लेकर अणा तक और टा से लेकर अणा तक, ता से लेकर ना, पा से माँ। यानी कहने का मतलब ये है, इससे भी आगे से मतलब या से लेकर ज्ञा तक के जो बचे हुए हैं वो सारे शब्द हमारे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा कि व्यंजन वर्ण क्या है। अब हमने यहाँ से देखा, जो स्वरों के बिना उच्चारित ना किए जा सकें, जो स्वरों के बिना उच्चारित ना किए जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब आ जाता है हमारा व्यंजन संधि की परिभाषा। कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। संधि का हमारा हमने आपको बताया था, संधि का मतलब होता है मेल करना, जोड़ना। ठीक है, समझौता करना। अगर हम हिस्ट्री की लैंग्वेज में करें तो समझौता करना। अब यहाँ पे मेल करना, दो पक्षों का आपस में परस्पर जुड़ना, ये सब क्या होता है? संधि होता है। व्यंजन, अब व्यंजन संधि क्या होता है तो उसकी परिभाषा देखिए। व्यंजन के साथ व्यंजन हो, या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, या फिर एक पद व्यंजन का हो और दूसरा पद स्वर का हो, और उसमें कोई परिवर्तन, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यदि उन दो पक्षों को एक करने पर उसमें परिवर्तन, उस शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि का उदाहरण पहचान देख लीजिए। नियम व पहचान क्या है। यदि हमारे का है, चा है, टा है, ता है, पा है, ये हमारे शब्द आ जाएं, ये हमारे अगर वर्ण आ जाएं, प्रथम पद में ये वर्ण आ जाए। अब हमने प्रथम पद आपको पहले भी बताया था और द्वितीय पद भी बताया था, तो वो उसको पिछली क्लासेस में बताया था, तो आपको पता होगा। तो का, चा, टा, ता, पा के आगे या, रा, ला, वा, ये वाले वर्ड आ जाएं। अब हम या, रा, ला, वा को कैसे याद करेंगे? तो एक सिंपल है हमारा नियम कि हम अपने ईश्वर को याद कर लेते हैं। कैसे? या रव, या हो गया, और रव, रा हो गया, व, या अल्लाह, ला से अल्लाह, तो या अल्लाह रव, ये हमारा ईश्वर को हमने याद किया, तो वहां पे हमें ये चारों वर्ड याद हो गए। या अल्लाह रव, ये बात याद कर लेना हो। तो अब ये हमारे वर्ड हो गए। अगर ये वर्ड आ जाए, यानी कि चा, का के आगे टा, ता, टा और पा, इन्हीं के आगे यदि यारा लावा हो तो हमारा क्या हो जाएगा? का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि इस वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा, तीसरा वाला वर्ण हो जाएगा। जैसे का, ख, गा, तीसरे नंबर पे गा गया चा, छ, जा, टा, ठा, डा, ता, था, दा, पा, फा, बा, यानी कि तीसरा वाला वर्ण हमारा निकल के आता है, ये हो जाता है। तो ये वर्ण हमारा, ये नियम है।
अगर ये हो रहा है तो हम वहाँ समझ लेंगे ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि कहलाती है। तथा का के आगे, चा के आगे, टा के आगे, ता के आगे, पा के आगे यदि कोई स्वर शब्द भी आ जाए, यानी कि स्वर शब्द कौन से हैं हमने आपको बताए थे, यहाँ पे आ है, ई है, ऊ है, ए ओ री, ये वाले अगर इनमें से भी कोई वर्ण आ जाते हैं तो वहाँ पे हमारे स्वर शब्द इन्हें कहते हैं। अगर ये स्वर शब्द भी दूसरे पद में आ जाते हैं तो भी उसके स्थान पर उस वर्ण का तीसरा वाला वर्ण हो जाता है। उदाहरण अब आप देख लीजिए, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर, यानी कि यहाँ तो दिक यानी कि का है और यहाँ पे आ है, तो का क्या हो गया, यानी कि इस वर्ण का, यानी कि व्यंजन वर्ण का तीसरा वाला वर्ण हो जाएगा। तो का के आगे क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। तो दिग प्लस अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर, यानी कि जो का है उसका गा हो गया, का हट जाएगा। यहाँ जो का है ये वाला का हट जाएगा और इस का स्थान कौन ले लेगा, गा ले लेगा। तो ये अगर का स्थान गा ले रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है। अब आ जाता है हमारा दूसरी पहचान, दीर्घ स्वर के आगे छा आ जाए तो छा के आगे चा, जो हमारा चा है वो चा हमारा कैसा हो जाएगा, चा हमारा आधा हो जाता है। उदाहरण हमारा देखो, परिच्छेद, परी ई आ गया और यहाँ पे छा आ गया, यानी कि छा आ रहा है, स्वर है ये हमारा, ई क्या है, ई हमारा स्वर है। स्वर के आगे यदि छा आ रहा है तो छा को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। छा हमारा किस में बदल जाएगा, आधा चा हो जाएगा। ये तो छा है ही है, पर इसका आधा चा और हम इसमें, मतलब इस छा में हम चा और जोड़ देते हैं। हम छा को हटाएंगे नहीं, यहाँ पे छा के स्थान पर नहीं रखेंगे, यानी कहने का मतलब ये आगे छा के आगे हम चा को जोड़ देंगे। यहाँ इसमें छा में चा और आधा जुड़ जाएगा तो परिच्छेद हो जाएगा। छा का तो छा है ही है, इसके छा के आगे चा और जुड़ गया, ये हो गया हमारा व्यंजन संधि। अब इसका और नियम है हमारा, देख लीजिए नियम क्या है कि यदि ता और दा हमारा व्यंजन है, प्रथम पद ये होता है पहला पद और ये होता है दूसरा पद। अगर पहले पद में ता है, दा है, के आगे जा और झा आ जाए, यानी कि दूसरे पहले पद में तो ता हो और या फिर दा हो और दूसरे पद में क्या हो, जा हो या झा हो, तो डबल जा बन जाएगा, डबल जा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चा आधा जुड़ा, पर अगर ता और दा के आगे जा और झा आ जाते हैं, ऐसे ता के आगे जा आ जाए, दा के आगे झा आ जाए, तो वो डबल जा में बदल जाएगा। इसका दूसरा नियम क्या है, यदि ता और दा के आगे शा हो, यानी कि ता के आगे शा आ जाए या दा के आगे शा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो वहां पे चेंज हो गया, जैसे ई और छा बराबर ये हो गया, अगर यहाँ पे ता और शा हो तो वो छा हो जाएगा। और एक और बात, यदि इसके बाद भी यदि ता और दा के आगे हा हो जाता है, यानी कि हा शब्द आ जाता है, तो ता का तो दा हो जाएगा और हा का क्या हो जाता है, हा का धा हो जाता है। ता के आगे ये अगर आता है आपका हा शब्द आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ता दा के आगे अगर हा आ रहा है तो ता के आगे अगर हा आ गया तो ता का तो दा हो गया, और यदि हा के आगे आ गया तो हा का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, धनुष वाला, ठीक है, धा वाला हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका। और एक और बात, यदि शा के पश्चात, यानी कि प्रथम पद में शा हो और द्वितीय पद में ता हो, तो क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। परंतु यदि शा हो और था हो तो ठा हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ उदाहरण, आकृष्ट प्लस ता बराबर आकृष्ट, यानी कि देखो यहाँ प्रथम पद में शा है और द्वितीय पद में यहाँ पे क्या है, ता है। अब इन दोनों को शा और ता मिलकर क्या बन गया, टा बन गया, यानी कि शा प्लस ता बराबर टा बन गया। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं का है, चा है, टा है, ता है, पा, ये वाले हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
के आगे यदि कोई अनुनासिक व्यंजन आ जाए तो। अब आप कहेंगे कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो नाक के स्वर जिनमें आ जाते हैं, जो हवा नाक से जिन्हें बोलने में हमारे नाक से हवा निकलने लगती है, वो हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं, व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन में हमारा णा, अणा और अणा, इन तीनों में अंतर है। एक तो होता है णा, एक होता है अना और एक होता है अणा। ना हो या मा हो, इनके अलावा मा हो। अणा, णा और ये अणा, णा, अना और णा, इनमें अंतर है। ना और मा, ये हमारे अनुनासिक हैं। तो इस पद का उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा। अब जैसे छठ प्लस मास बराबर षठ मास। अब यहाँ पे टा है, यानी कि प्रथम पद में तो देखो टा आ रहा है, प्रथम पद क्या आ रहा है? टा। और दूसरे में क्या है? ये टा हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन। और हमारा ये कौन सा है? माँ हमारा कौन सा है? माँ हमारा है अनुनासिक व्यंजन। अब इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? अणा बन गया। तो अणा क्यों बना? इसी व्यंजन का हमारा 5वां व्यंजन लिखा जाएगा। तो टा, ठा, डा, ढा, अणा। क्लियर हो गया? ये हो गया, ये तो हो गया आपका स्पर्श व्यंजन, ये हो गया आपका अनुनासिक व्यंजन, और ये हो गया इसका 5वां वर्ण। अब सबसे विशेष बात, हमने इतना कुछ, ये तो हमने डिटेल जान लिया, पर अब हम कहते हैं कि हमें तो कुछ भी याद नहीं है। कोई बात नहीं है, हमें ना याद करना है ना हमें कुछ रटना है। हमें तो मैम ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जिससे हमारा एक ही बार में काम हो जाए, हमें इतना नहीं करना पड़े। तो भाई और बहनों, बस इतना याद रखना कि द्वितीय पद हो या प्रथम पद हो, यानी कि पहला हो या दूसरा हो, अगर इन दोनों में एक व्यंजन आ जाए, अगर इन दोनों में एक व्यंजन आ जाए और व्यंजन का जोड़ हो जाए, या एक पद में व्यंजन हो, दूसरे पद में आपका स्वर शब्द हो, स्वर वर्ण हो, पहले पद में आपका व्यंजन वर्ण हो और द्वितीय पद में आपका यदि स्वर वर्ण हो, तो समझ लेना व्यंजन पद जहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो वो व्यंजन संधि ही होगा, क्योंकि आपका स्वर संधि में केवल स्वरों का ही बोध होता है, व्यंजनों का बोध नहीं होता है। जो शब्द हमें व्यंजन को प्रदर्शित करते हैं वहाँ ही व्यंजन संधि हो जाती है।